हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमने जैसा कि बताया था कि हमारे यूट्यूब चैनल पे 2 पैरेलल क्लासेस चलेंगी, एक उत्तराखंड और दूसरी आधुनिक भारत का इतिहास। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर आधुनिक भारत का इतिहास। उत्तराखंड की क्लास हो चुकी है, अब आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं हम। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन आखिर होता कैसे। ठीक है, यूरोपीय कंपनी भारत में कैसे प्रवेश करती, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे विदेशी कंपनियां भारत से व्यापार करती है और भारत पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष करके अंत में ब्रिटिश कंपनी जो है एकाधिकार प्राप्त करके कैसे भारत पर 200 साल तक अधिकार करती है। ठीक है, भारत को गुलाम बना के रखती है और 1947 में भारत ब्रिटिशर से आज़ाद होता है। तो भारत का यूरोपीय कंपनियों में आगमन से लेकर के 1947 तक हम क्या देखेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में देखेंगे। इसके बीच में गांधी युग भी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, इससे पहले मुगल वंश जो है भारत में शासन कर रहा है और अभी भी मुगल वंश शासन कर रहा है, लेकिन मुगल वंश में आलमगीर, कौन, मुगल वंश के जो आलमगीर है, औरंगजेब को आलमगीर नाम था। ठीक है, तो आलमगीर या औरंगजेब जब 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो मुगल वंश में ऐसा कोई योग्य शासक नहीं रहता जो अपने अधीन हुए शासकों को एकजुट रख सके। और ऐसी ही स्थिति आती है कि मुगल वंश के जो अधीन राजा थे, अधीन शासक थे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लग गए थे। ठीक है, भारत में मुगल वंश बिखरने लग गया था और इसी स्थिति को देखते हुए अब यूरोपीय देश जो क्या भारत की ओर अग्रेसित होने लग गए थे, यानी कि भारत की ओर अपना ध्यान देने लग गए थे। भारत में यूरोपीय देशों का व्यापार पहले भी हुआ करता था स्थलीय मार्गों से ही, लेकिन स्थिति क्या बनती है, 1500, इसे मिटा देते हैं, 1453। इस 1453 में क्या होता है, यहाँ पर मध्य एशिया में 1453 में मध्य एशिया में क्या कर लेते हैं, उस्मानिया सल्तनत अपना अधिकार कर लेती है मध्य एशिया के छोटे छोटे राजाओं को परास्त करके। ठीक है, जैसे ही उस्मानिया सल्तनत 1453 में मध्य एशिया को कवर कर लेता है तो उस्मानिया सल्तनत क्या कर देता है, मध्य एशिया यानी कि एशियाई देशों में यूरोपीय देशों का व्यापार बंद करवा देता है। क्या करवा देता है, बंद करवा देता है। देखिए, कुछ इस स्थिति में हम ले लीजिए यूएसए। ठीक है, उत्तरी कुछ ऐसी स्थिति मान लीजिए। ठीक है, 1453 में क्या होता है कि उस्मानिया सल्तनत जो है यहाँ पर छोटे छोटे शासकों को हरा करके इस एरिया में मध्य एशिया में क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। तो यहाँ से यूरोपीय देशों पर व्यापार करने से प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, उस्मानिया सल्तनत ने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया यूरोपीय देशों से व्यापार में। ठीक है, और यहाँ पर अरबी तुर्की लोग, मिस्र, अरबी, तुर्की, ये सारे देश खुद भारत में व्यापार करना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो अब स्थिति क्या होती है कि यहाँ मुगल वंश बिखर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यूरोपीय देश यानी कि जो अटलांटिक महासागर है यहाँ बीच में और यहाँ ठंडा इलाका है, तो जो यूरोपीय देश है जैसे पुर्तगाल, स्पेन,
तुर्की, ब्रिटेन, अब ये लोग क्या करने लगे, भारत में व्यापार करने के लिए समुद्री मार्गों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ये समुद्री मार्ग ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहीं पे पुर्तगाल, स्पेन वगैरह है। ठीक है, अब इस यहाँ से एक नाविक निकलता है। ठीक है, इस समुद्री मार्ग से क्या करते हैं, अब स्थिति क्या आ जाती है कि यूरोपीय देश क्या है, समुद्री मार्ग ढूंढना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही यूरोपीय देश समुद्री मार्ग ढूंढना स्टार्ट करते हैं, इसलिए एक नाविक होता है, जो यूरोपीय नाविक होता है, समुद्र में नाव वगैरह चलाने का काम करते हैं, और वही अब समुद्र मार्ग से व्यापार का रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। उसका नाम होता है बारगोल्यूमो डियाज। क्या नाम होता है, बारगोल्यूमो डियाज। 1488 में बारगोल्यूमो डियाज जो है समुद्री मार्ग से निकलता है और यहाँ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप क्या करता है, यूरोप से निकलता है। बारगोल्यूमो डियाज स्पेन वगैरह से 1488 में आता है। ठीक है, केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका महाद्वीप तक केप ऑफ गुड होप जो है यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ से वो थक हार के यहाँ से रिटर्न चले जाता है। क्या कर लेता है, बारगोल्यूमो डियाज यहाँ से रिटर्न चले जाता है। ठीक है, अब ये रिटर्न चले गया, लेकिन समुद्री मार्गों की खोज निरंतर जारी रहती है। ठीक है, और इसी स्थिति में अब क्या होता है, जब बारगोल्यूमो डियाज वापस चले जाते हैं केप ऑफ गुड होप से, तो समुद्री मार्ग खोजने की जो कोशिश है वो जारी रहती है। और इसी स्थिति में 1492 में एक और यात्री निकलता है जिसका नाम होता है कोलंबस। क्या होता है, कोलंबस। अब कोलंबस को भी यहाँ केप ऑफ गुड होप का रास्ता मिल चुका है, वो भी यहाँ तक आता है, लेकिन स्थिति क्या होती है कि वो केप ऑफ गुड होप से उल्टा मुड़ जाता है और पहुँच जाता है अमेरिका। कहाँ पहुँच जाता है, अमेरिका पहुँच जाता है। और यहाँ अब भी जान रहे कि क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने की। कब की, 1492 में की। ठीक है, कोलंबस क्या कर देता है, केप ऑफ गुड होप से उल्टा मुड़ जाता है और यूएसए की तरफ निकल जाता है। ठीक है, वो अपना व्यापार वहीं देख लेते हैं। उसके बाद 1400 फिर यहाँ से अब स्थिति आती है पुर्तगालियों की। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ से भारत में पुर्तगालियों का आगमन शुरू हो जाता है। कैसे, पुर्तगाली। ठीक है, कैसे, भारत आने वाले पहले पुर्तगाली यात्री कौन थे, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, समुद्री मार्ग से, और इन्हें अच्छी सूझ जाती है यहाँ पे केप ऑफ गुड होप में। इनके माइंड में आ जाता है कि क्यों ना मैं इसी तरफ मुड़ जाता हूँ। ठीक है, और वो बेचारे इसी तरफ निकलते हैं और पहुँच जाते हैं कहाँ, इंडिया। इंडिया वास्को डिगामा देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप के मार्ग से आ जाता है इंडिया। ठीक है, कब, वास्को डिगामा निकल जाते हैं 1498 में, और एक लंबी यात्रा के बाद भारत के, ठीक है, वास्को डिगामा निकले और केप ऑफ गुड होप के रास्ते इंडिया पहुंच जाते। कहाँ, कालीकट बंदरगाह केरल में। केरल के कालीकट बंदरगाह में जैसे ही वास्को डिगामा पहुंचते हैं, वहां पर क्या होता है कि अरब, मिस्र, तुर्की जैसे देशों के व्यापारी व्यापार कर रहे होते हैं। ठीक है, व्यापार कर रहे होते हैं और क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वास्को डिगामा का विरोध कर लेते हैं। पुर्तगाली अरबी यात्री लोग जो क्या, अरबी व्यापारी लोग क्या कर लेते हैं, वास्को डिगामा का कालीकट बंदरगाह में
विरोध कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अरबी व्यापारियों को, तुर्कियों को, मिस्रियों को, इन व्यापारियों को तो बिजनेस करना था ना, तो वो दूसरे व्यापारी को अपने एरिया में आते देख के अपना घाटा तो नहीं करा सकते थे। लेकिन इसी स्थिति में क्या होता है, जो इंडियंस होते हैं वो बहुत दयालु, बहुत दयावान होते हैं। इसी स्थिति में गुजराती यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है अरब व्यापारियों, मिस्र व्यापारियों के द्वारा, और उनके संघर्ष से बच बच के वास्को डी गामा फिलहाल वहां रह रहे हैं। और उसी संघर्ष के बीच में मिलते हैं उन्हें भारतीय दयालु व्यक्ति, गुजराती व्यापारी, जिनका नाम होता है अब्दुल माजिद। अबे अब्दुल माजिद क्या कर लेते हैं, अब्दुल माजिद इंडियंस है, भारत में रहते हैं, तो उन्हें पता है कि केरल में किसका शासन चल रहा है, जमोरियन का। अब्दुल माजिद जो है वास्को डी गामा को ले जाते हैं जमोरियन के पास। ठीक है, जमोरियन के पास ले जाते हैं और क्या कर लेते हैं, जमोरियन से जैसे मिलाते हैं, जमोरियन वास्को डी गामा से कुछ बात करने के बाद क्या कर लेते हैं, वास्को डी गामा को व्यापारिक अधिकार दे देते हैं कि चलो ठीक है, आप भी व्यापार कर लीजिए। वास्को डी गामा कुछ टाइम व्यापार करता है और भारत से गरम मसाले, सूती वस्त्र, ऊन वगैरह ये सब लेके चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं पुर्तगाल। वास्को डी गामा जो है अपना रिटर्न यानी कि वापस चले जाते हैं अपने देश पुर्तगाल। जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो भारत से ले गए सामान का व्यापार यानी कि उसको बेचने का काम पुर्तगाल में करना शुरू कर देते हैं। पुर्तगाल में जब भारत से ले जाए गए सामान का व्यापार करते हैं वो, तो उन्हें क्या वहां 60 गुना ज्यादा फायदा। वास्को डी गामा जब जमोरियन की स्वीकृति से व्यापार करते हैं और उस व्यापार में जब वो गरम मसाले, सूती वस्त्र, ऊन वगैरह पुर्तगाल वापस लेके जाते हैं और वहां पे इनका व्यापार करते हैं, तो उस सामान पे उन्हें 60 गुना ज्यादा फायदा होता है। सपोज मान लीजिए अगर उस टाइम वास्को डी गामा ने 10 रुपए का सामान लेके गया होगा पुर्तगाल में और वहां उसने बेचा, तो इस 10 रुपए पे उसे 60 गुना फायदा हुआ, तो वो उस 10 रुपए में 600 रुपए कमाता है। ठीक है, इतना व्यापार और इतना लाभ वास्को डी गामा को मिला। वास्को डी गामा वापस जाते अपने देश में, 60 गुना ज्यादा फायदा वो उन्हें मिलता है भारतीय सामान पे पुर्तगाल में। ठीक है, अब वास्को डी गामा के उस फायदे की चर्चा पुर्तगाल में होने लगी और ऐसे ही स्थिति में पुर्तगाल से कई व्यापारी अब भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने लग गए। ठीक है, वास्को डी गामा के बाद केब्रल, ये भी बेचारा आ जाता है इंडिया 1500 से 1501 के बीच में। इस बीच में केब्रल आता है इंडिया में और ये भी कुछ सामान लेके चले जाता है वापस। अब ऐसी स्थिति में पुर्तगालियों ने इतना व्यापार कर लिया इंडिया में कि अब पुर्तगाली लोग क्या करने लगे, छोटी छोटी कोठियां और फैक्ट्रियां उन सामान को बनाने के लिए एकत्रित करने लगे। कैसे, उनका ये था तात्पर्य कि अब क्या करेंगे, हम अपने छोटी छोटी कोठी खोलेंगे और फैक्ट्री खोलेंगे, उस पे कच्चे माल को रखेंगे और इंडिया से ही बना के लेके जाएंगे और पुर्तगाल में बेचेंगे। तो वहाँ क्या होगा कि उन्हें इंडिया से बना हुआ माल जाएगा, इंडिया से बना हुआ जो सामान पुर्तगाल में बिकेगा वो 60 गुना तो क्या उन्हें और ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। ऐसी लालच अब पुर्तगालियों में आने लगा। पुर्तगाली लोग भारत में आना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब इतना सारा व्यापार होने लग गया तो अब पुर्तगाली लोग सोचने लगे कि अब हम भारत में ही उस कच्चे माल को क्या करेंगे, एक वस्तु के रूप में रूपांतरित करेंगे और पुर्तगाल लेके जाएंगे। तो भारत के सामान से अगर हम वहाँ
उसे बेचेंगे तो उन्हें अधिक लाभ होगा। अब ऐसे ही लालच पुर्तगाली व्यापारियों पे आने लग गया। ठीक है, कैबरल के बाद उसी लालच के चक्कर में 1502 में, ठीक है, ऐसे ही लालच जब आने लगा व्यापार में तो वास्को डी गामा 1502 में दोबारा भारत आते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी ने, रेलवे में और यूके ट्रिपल एससी ने बीपीडीओ वगैरह के एग्जाम में पूछा था कि 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया, पुनः भारत कब आया। तो वास्को डी गामा पुनः भारत आया था 1502 में उस लालच की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। जब इतना लालच आ गया, पुर्तगाली व्यापारी आने लगे, कई सारे पुर्तगालियों की भीड़ इंडिया में होने लग गई, तो पुर्तगाली लोगों ने 1502 में एक पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में स्थापित कर लेते हैं। कहाँ कर लेते? कोचीन में व्यापारिक कोठी बना लेते हैं। और इसी के साथ साथ 1502 में क्या कर लेते हैं, क्या होता है, कोचीन में उन्होंने एक व्यापारिक कोठी बना ली जहां पुर्तगाली लोग आराम से मुख्यालय बनाएंगे, बातें करेंगे कि अब हमें किस तरीके से बिजनेस चलाना है, इस तरीके से। ठीक है, यही मान लीजिए व्यापार करने आ रहे हैं। तो उसके बाद वो क्या कर लेते हैं, इस कोठी में आए वो कोचीन में एक व्यापारिक कोठी खोलते हैं। और उसके बाद 1502 में क्या कर लेते हैं, कालीकट बंदरगाह में जहाँ पर व्यापारी लोग अच्छे से व्यापार कर रहे होते वहीं पर एक फैक्ट्री अपनी स्थापित कर लेती है। तो ध्यान रहे, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली और कब खोली। यदि ऐसा पूछा जाए तो ध्यान दें कि कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी खोली और 1502 में खोली। ठीक है, और यदि ये पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो 1502 में ही कालीकट बंदरगाह केरल में ही लगाई। कहाँ लगाई? ये कालीकट बंदरगाह पड़ता है केरल में। 1502 में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री भी कालीकट बंदरगाह केरल में ही लगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ उन्होंने क्या अच्छा व्यापार चल रहा था, एक फैक्ट्री और स्थापित कर ली। और उन्होंने यहाँ कोचीन में क्या कर लिया, 1505 में एक और फैक्ट्री स्थापित कर लिया। व्यापार अच्छा हो रहा है तो पुर्तगाली लोगों ने क्या कर लिया, पहली फैक्ट्री कालीकट बंदरगाह में 1502 में खोली, लेकिन उन्होंने दूसरी फैक्ट्री 1505 में दूसरी फैक्ट्री उन्होंने कोचीन में खोल ली। अब देखो, पहले उन्होंने व्यापारिक कोठी खोली 1502 कोचीन में, उन्होंने फिर पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली, उन्होंने फिर क्या किया कि पहली फैक्ट्री अपने स्थापित कर दी 1502 में। कहा? कालीकट बंदरगाह केरल में। ठीक है, और अब क्या कर लेते हैं, व्यापार अच्छा चल रहा तो 1505 में उन्होंने एक फैक्ट्री और खोली, उन्हें और लालच आ गया, उन्होंने 1505 में एक फैक्ट्री और खोल दी। कहाँ? कोचीन में। चलो यहाँ पे मुख्यालय है, पास में भी एक फैक्ट्री और खोल लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पुर्तगालियों का भारत में व्यापार आगे चलता रहता है। इतने अच्छे से चलता है कि बाद में पुर्तगाली इंडिया में अपने कमिश्नर नियुक्त करने लग जाते हैं। और वो कमिश्नर क्या कर लेते हैं, अलग अलग नीतियों के तहत अलग अलग भारतीय द्वीपों में अलग अलग स्थानों में अपना कब्जा करना शुरू कर लेते हैं। और इसी स्थिति में 2-3 कमिश्नर जो आते हैं, कहीं कहीं पे युद्ध भी चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।